नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भगवान बुद्ध, जिन्हें शांति, सौम्यता और सहृदयता के संदेश के लिए हम आज भी नमन करते हैं, आश्चर्य होता है कि उनकी प्रभा छाया में भी तत्कालीन राजनीति क्रूर, अशांत तथा षड्यंत्रों से भरी हुई थी। आज का यह व्याख्यान 2 चरणों में है। पहला बुद्ध के साथ हुए षड्यंत्र तथा दूसरा बुद्ध के कालखंड में हुए राजनैतिक षड्यंत्र। इस दृष्टिकोण से विवेचित करने पर हमें वह समय, उस काल की महत्वाकांक्षाएं, उस समय की नैतिकता, धर्म और दर्शन को लेकर दृष्टिकोण सहित राजनीति अधिक स्पष्ट हो सकती है। बुद्ध युग प्रवर्तक थे, परंतु देखिए कि उन्हें भी निशाना बनाया जाता रहा। अतीत के पन्ने पलटकर चलते हैं हर्यंक वंश द्वारा शासित मगध। भगवान बुद्ध के समकालीन बिंबिसार राजा थे। यह समय युवराज अजात शत्रु की उस मनोदशा का भी था जो कि उनके सिंहासन पर यथाशीघ्र आसीन होने की लालसा से पनप रहा था। ऐसे समय में युवराज की मित्रता हुई देवदत्त से। देवदत्त कौन? इस प्रश्न का उत्तर उस कहानी में है जो एक घायल हंस से जुड़ी हुई है। एक राजकुमार ने हंस को घायल किया। वह उसे शिकार परिभाषित करता है, दूसरे राजकुमार ने निरीह पक्षी का जीवन बचाया। न शिकारी हंस पर दावा छोड़ता है और न रक्षक। आखिरकार यह झगड़ा राजा, जो कि दोनों कुमारों के पिता भी हैं, सुलझाते हैं। वे रक्षक का पक्ष लेते हैं। याद आई ये कहानी जो स्कूली पाठ्यक्रम में कभी न कभी आपने अवश्य पढ़ी होगी। यहां रक्षक थे सिद्धार्थ और शिकारी थे देवदत्त। क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ और देवदत्त की यही खींचतान आजीवन जारी रही थी? सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे थे। साधक देवदत्त भी हो गए। कोई साधारण साधक नहीं, देवदत्त ने बहुत कुछ अर्जित किया जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण को दिखाता है। एक दौर वह भी आया जबकि देवदत्त भी बुद्ध के ही अनुयायी हो गए। वे निष्ठापूर्वक बौद्ध संघ के प्रचार प्रसार और संगठन के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने लगे। महत्वाकांक्षा तो अपना सर उठाती ही है। देवदत्त चाहते थे कि चूंकि तथागत बुद्ध वृद्ध हो गए हैं, अतः बौद्ध संघ का संचालन नेतृत्व अब उन्हें प्रदान किया जाए। तथागत की उपस्थिति में ही मगध की राजसभा में जब देवदत्त ने उत्तराधिकार का प्रश्न उठाया, तब बुद्ध ने उनके प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। देवदत्त आहत हुए, परंतु उनके प्रयास कम नहीं हुए। समस्या यह थी कि बौद्ध संघ में उनके पक्ष में समुचित समर्थन उपलब्ध नहीं था। देवदत्त ने बौद्ध संघ में उत्तराधिकार के प्रश्न को पुनः खड़ा किया। असफल होने पर विभाजन के विकल्प को चुना। उनके शिष्यों अनुयायियों की संख्या इतनी कम भी नहीं थी कि वे विभाजन न करा सके। इसमें संदेह नहीं कि देवदत्त बुद्ध मेधावी थे। 15 वर्षों की कठोर साधना के बाद अनेक सिद्धियां व ज्ञान बोध उन्होंने प्राप्त किया था। उनमें संगठन क्षमता भी थी, अतः शीघ्र ही देवदत्त का निर्मित संघ विस्तार पाने लगा। देखते ही देखते उनके अनुयायियों की संख्या 500 से अधिक हो गई। अब स्पर्धा उत्पन्न हो गई। देवदत्त ने बौद्ध संघों में संचालित नियमों से अधिक कठोर नियम और सिद्धांत बनाए और शिष्यों के मध्य उन्हें प्रसारित किया। उदाहरण के लिए यह कि साधक के लिए केवल फटे पुराने कपड़ों से बने चीवर को पहनना अनिवार्य था। वह भिक्षाटन कर सकता था, परंतु किसी के निवास पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता था। देवदत्त बुद्ध के साधक के लिए सभी निवास और सभी व्यक्ति समान थे, अतः वह भिक्षाटन करते हुए किसी भी घर को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता था। साथ ही जो कुछ भी मिला उसे केवल अपने ही भिक्षा पात्र में एक ही समय में बैठकर खाने के नियम थे। देवदत्त के साधक को निर्देश थे कि वे केवल वनों में रहें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए ठहरने के लिए जो भी साधन मिले उसी में संतुष्ट रहें। साधक केवल बैठकर ही सो सकता था, लेटकर नहीं। यह ठीक है कि देवदत्त का संघ बौद्ध संघ जैसा विशाल नहीं था, लेकिन लोकप्रिय हो रहा था, विस्तार पा रहा था। ऐसे में 2 अलग अलग संघ आसानी से अपना अस्तित्व बनाए रखकर कार्य कर सकते थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि सारिपुत्र और मुगलान देवदत्त बुद्ध के संघ आ पहुंचे?
यहां कुछ बारीक बातें हैं, ध्यान से समझने से ही गुत्थी खुलेगी। देवदत्त जानते थे कि दोनों ही आगंतुक बुद्ध के करीबी हैं। दोनों का गया शीर्ष पर आना देवदत्त को अपना समर्थन प्रदान करने जैसा लगा। देवदत्त बुद्ध ने स्वयं आगे बढ़कर दोनों सम्मानित भिक्षुओं का स्वागत ही नहीं किया, अपितु अपने समकक्ष आसन भी प्रदान किया। यही नहीं, सारिपुत्र से आग्रह भी किया कि अपने शिष्यों को वे संबोधित करें। देवदत्त पास की ही एक शिला पर पीठ टिकाकर बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे निद्रा में चले गए थे। देवदत्त की नींद खुली तब तक चिड़िया ने खेत चुग लिया था। आगंतुक बौद्ध शिष्यों ने देवदत्त के शिष्यों को अपने प्रवचन के माध्यम से बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न केवल सहमत करा लिया, बल्कि सभी को अपने साथ ही ले गए। यहां आगंतुकों का उद्देश्य स्पष्ट है, क्योंकि जाते हुए उन्होंने देवदत्त बुद्ध से मिलने का सामान्य शिष्टाचार भी निर्वहित नहीं किया था। देवदत्त बुद्ध का एकमात्र शिष्य कोकालित उनके साथ रह गया था, जो झकझोर कर अपने गुरु को उठाता रहा कि आपका संग उजड़ गया है। देवदत्त की दुनिया सचमुच उजड़ गई थी अथवा उजाड़ दी गई थी, यह विवेच्य है। अब देवदत्त आक्रामक थे। अब उनके पास न तो शिष्य थे और न ही संगठन। प्रतिशोध की भावना में जलते हुए विवेक ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने तथागत की हत्या को अपना उद्देश्य बना लिया। इतने बड़े निर्णय का प्रतिपादन बिना किसी राजनीतिक सहयोग के संभव ही नहीं था। ऐसे में अजात शत्रु ने देवदत्त का सहयोग किया। सर्वप्रथम तो देवदत्त ने अजात शत्रु को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वे बिंबिसार की हत्या कर स्वयं राजा बन जाए। मगध का सिंहासन यदि अजात शत्रु का होगा तो राजा का दबाव बौद्ध संघ में उनका वर्चस्व स्थापित करने में सहयोगी हो सकता था। या कि देवदत्त नया संघ भी बना लेते हैं, तब भी उसे राज्याश्रय तभी प्राप्त हो सकता था जबकि अजात शत्रु शासक हो। अर्थात इस समय वर्चस्व की इस लड़ाई में देवदत्त और अजात शत्रु दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता थी। राजा की हत्या और बुद्ध की हत्या के षड्यंत्र में दोनों ही एक दूसरे के प्रबल सहयोगी थे। दो महत्वाकांक्षाएं एक हो गई और षड्यंत्र को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाने लगा। धन देकर हत्यारे भेजे गए। योजना थी कि पहला हत्यारा बुद्ध को मारेगा, उसका पीछा कर रहे दो अन्य हत्यारे तथागत के प्राणांत के बाद उन हत्यारों का वध कर देंगे जिससे देवदत्त का नाम उजागर न हो। इन दोनों के पीछे 4 और इन चारों के पीछे 8 और हत्यारे लगा दिए गए थे। योजना त्रुटिहीन थी परंतु धरी रह गई। जो पहला हत्यारा था उसने 10 से अधिक प्रयास किए किंतु तलवार नहीं चला सका। आत्मग्लानि से भरकर वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। इसके बाद तो भेजे गए सभी हत्यारे बुद्ध के शरणागत हो गए। क्रोध से भरे देवदत्त अब भी नहीं रुके, पुनः प्रयास किया। तथागत तलहटी पर थे। योजना अनुसार गोल आकार का एक विशाल पाषाण उनकी ओर धकेल दिया गया। पत्थर बार्क की चट्टान से टकराकर 2 फांक हो गया। बड़ा हिस्सा तो किसी और दिशा में चला गया, परंतु दूसरा छोटा टुकड़ा बुद्ध के पैर बुरी तरह जख्मी कर गया। वे चोटिल थे परंतु मुस्कुरा रहे थे। इस असफलता के बाद भी देवदत्त नहीं रुके। हस्ती साल के प्रबंधक पर युवराज से अपने संबंधों का भय दिखाकर दबाव डाला कि वह पागल हो चुके नलगिरी हाथी को मुख्य मार्ग पर लाकर स्वतंत्र कर दे। तथागत वहां से निकल रहे थे। मदमस्त हाथी बुद्ध की ओर दौड़ा। हर ओर चीख पुकार मच गई थी, परंतु बुद्ध उसी तरह मुस्कुरा रहे थे। नलगिरी जिस गति से बुद्ध की ओर दौड़ा था, लगा कि उन्हें कुचल देगा, परंतु नहीं, वह तो सम्मुख आते ही शांत हो गया। भूमि पर बैठकर उसने तथागत के आगे शीश झुका लिया। संभवतः इसी क्षण देवदत्त को वह बोध हो गया था कि तथागत उनकी सोच समझ से बहुत परे हैं। वे अपने कृत्य पर ग्लानि से भर उठे। सच्चे मन से उन्होंने बुद्ध का हो जाना निश्चित किया, यह जानते हुए भी कि बौद्ध संघ जानता है कि तथागत की हत्या के लिए किए गए सभी प्रयास उनके ही द्वारा कराए गए हैं। संभवतः पश्चाताप भी विलंबित था। निर्णय में देर हो गई थी, अथवा नियति ने देवदत्त को क्षमा नहीं किया था। वे शास्ता नदी को पार करते हुए दलदल में धंसने लगे।
उनके शिष्य कोकालित ने बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहा। जब तक ग्रामवासी वहां सहायता के लिए पहुंचते, नदी उन्हें लील गई। अंतिम श्वास से पहले देवदत्त ने अपने शिष्य कोकालित को वहां से चले जाने और अपने सिद्धांतों का प्रचार करने का निर्देश दिया था। कोकालित ने बुद्ध मत से पृथक स्वरूप में इसे सफलतापूर्वक संस्थापित किया भी। देवदत्त तो असफल हुए, परंतु अजात शत्रु पितृहंता हो गए। ठीक है कि देवदत्त ने उन्हें प्रेरित किया, लेकिन सिंहासन पाने की महत्वाकांक्षा तो स्वयं युवराज अजात शत्रु की ही थी। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार बिंबिसार तो युवराज को सिंहासन देने का मन बना चुके थे, परंतु अजात शत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर अपना मार्ग निष्कंटक कर दिया। कारागार में अजात शत्रु की माता चिलन्ना को भी पति के साथ ही रख दिया गया था। दिनों दिनों बिंबिसार को भूखा रखा जाता, उपचार की भी सुविधा नहीं थी। ऐसे में एक बार तो पति की पीड़ा को कम करने के लिए चिलन्ना ने बिंबिसार की मवाद भरी उंगली को ही अपने मुंह में रखकर चूस कर राहत पहुंचाने का प्रयास किया था। अजात शत्रु इस घटना से व्यथित हुए। वह गदा लेकर स्वयं कारागार का ताला तोड़कर पिता को मुक्त करने की मंशा से आगे बढ़े। बिंबिसार को अजात शत्रु के गदा लेकर कारागार की ओर आने की जानकारी मिली तो उन्होंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। जैन और बौद्ध ग्रंथ इस बात पर सहमत है कि बिंबिसार के अंतिम दिन बहुत कष्टप्रद थे। आत्महत्या हो अथवा हत्या, इसके जिम्मेदार तो अजात शत्रु ही थे। जब कोई व्यक्ति एक गलत परिपाटी को अपनाता है, वह अवसरवादियों के लिए मार्गदर्शक होती है। इसीलिए तो आगे के इस वंश में हर बेटे ने अपने पिता को मारा और सिंहासन हथिया लिया। दुखद निरंतरता देखिए कि बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजात शत्रु ने की, अजात शत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने, उदयन की हत्या उनके बेटे अनिरुद्ध ने, अनिरुद्ध की हत्या उनके बेटे मुंडक ने, मुंडक की हत्या उनके बेटे नागदशक ने की। सिहली ग्रंथों के अनुसार अजात शत्रु से नागदशक तक 5 राजा पितृहंता थे। उनसे क्रोधित होकर पाटलिपुत्र के नागरिकों ने उन्हें खदेड़ दिया और अमात्य शिशुनाग को राजा बना दिया। इस तरह हर्यंक वंश का पतन हुआ था। क्या इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम से सीखने समझने के लिए कुछ है? क्या धर्म और राजनीति की हम सही विवेचना इस बुद्धकालीन अवस्थित रहे पितृहंता राजवंश के माध्यम से कर सकते हैं? तो अब तक हमने बात की भगवान बुद्ध के साथ हुए षड्यंत्रों की तथा उनकी परिणतियों की भी। यहां संघों की राजनीति, उनके आपसी मनमुटाव, वर्चस्व के संघर्ष, राज्याश्रय पाने की होड़ जैसे बहुत से बिंदु हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। अब बात बुद्धकालीन राजनैतिक षड्यंत्रों और उनके परिणामों की। रेखांकित कीजिए कि हर्यंक वंश के अंतर्गत बिंबिसार का शासन समय उनकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से ओतप्रोत रहा है। बिंबिसार ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ी सेना का निर्माण किया। इसी प्रवृत्ति के कारण उन्हें सेनीय भी कहा जाता है। बिंबिसार की दृष्टि अंग प्रदेश पर केवल भूविस्तार की लालसा से नहीं थी, बल्कि गंगा सरित प्रणाली पर अपना अधिकार स्थापित करना बिंबिसार का उद्देश्य था। इसके लिए अंग विजय ही एकमेव विकल्प। हर्यंक शासन समय में अधिकांश व्यापार नदी मार्ग से होता था। ऐसा राजा जिसका गंगा और उसकी सहायक नदियों पर नियंत्रण हो, वह मैदानी इलाकों की समृद्धियों का सबसे बड़ा लाभार्थी हो सकता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को उन समयों में राजगृह श्रावस्ती, साकेत, कौशांबी और वाराणसी के साथ भारतवर्ष के 6 प्रमुख नगरों में गिना जाता था। यह तो राजनीतिक कारण हुए, लेकिन इसके पीछे कुछ षड्यंत्र और शत्रुता के खेल भी थे। बिंबिसार को अंग से निजी शत्रुता थी। दीपवंश में उल्लेखित है कि अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता भट्टिय को पराजित किया था। अब पुत्र ने पराजय का प्रतिशोध ले लिया। भीषण युद्ध में अंग तहस नहस कर दिया गया। उसकी स्वतंत्र पहचान समाप्त हो गई और अब वह पूर्ण रूपेण मगध हर्यंक साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। बिंबिसार के बाद राजा बने अजात शत्रु भी अंततः बुद्ध मार्गी हो गए, लेकिन वे युद्ध विमुख नहीं हुए। मैंने वैशाली गणराज्य के पतन पर विस्तार से एक कार्यक्रम इसी चैनल पर प्रस्तुत किया है। कैसे अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने से पूर्व इस पर तथागत का मंतव्य जानने के लिए अपने सर्वाधिक विश्वास पात्र अमात्य वत्सकार को उनके पास भेजा था।
तथागत बुद्ध ने वैशाली गणराज्य के अपराजय होने में जिन कारकों का उल्लेख किया, उन सभी को समझकर और ठीक इसके उलट करने की रणनीति अपनाते हुए षड्यंत्र पूर्वक सम्राट अजातशत्रु तथा उनके कुटिल अमात्य वत्सकार ने उसे वज्र अथवा वैशाली की कमजोरी बना दिया। अर्थात बुद्ध द्वारा समझाए गए प्रश्न व उनका उत्तर ही वैशाली गणराज्य के पतन का मूल मंत्र बने। हमने बुद्ध युगीन राजनीति को समझने के दृष्टिगत शाक्य श्रेष्ठतावाद पर भी अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में चर्चा की है। केवल संक्षेप में यह कि शाक्य गणराज्य वस्तुतः कोसल साम्राज्य का ही भाग था, जिसके राजा थे प्रसेनजित। शाक्य स्वयं को राजा से श्रेष्ठ मानते थे, इसीलिए जब भेदभाव को दूर करने के उपाय के रूप में प्रसेनजित ने शाक्यों के मध्य यह मांग भिजवाई कि वे किसी शाक्य राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक हैं, तो उनका विवाह एक दासी की पुत्री से करवा दिया गया। इसी दासी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र विडूडब ने ननिहाल में अपने साथ हुए भेदभाव से क्षुब्ध शाक्य गणराज्य को पूरी तरह मिटा देने का संकल्प लिया और उन्होंने ऐसा किया भी। स्वयं बुद्ध ने इस प्रसंग में हस्तक्षेप किया था, तथापि कोसल राज विडूडब ने अपने संकल्प को पूरा किया। अर्थात शाक्य गणराज्य के पतन के पीछे भी एक षड्यंत्र ही था। वह साधारण समय नहीं था। हमने अंग के विलय, वैशाली के पतन, शाक्य गणराज्य का पतन आदि की परिस्थितियां विवेचित की हैं, जो महत्वाकांक्षाओं के कारण थी, षड्यंत्रों की परिणतियां थी। वही दौर था जब काशी कोसल का हिस्सा बना ली गई। चेदी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मच्छ, काम्बोज आदि जनपद एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्रों और संघर्षों में उलझे हुए थे। तक्षशिला नरेश पुक्कुसाती द्वारा अवंती के राजा प्रद्योत से संघर्ष पर काव्य लिखे गए हैं, जिन पर मैं विस्तार से फिर कभी बात करूंगा। चुल्ल कलिंग जातक में एक अस्सक नरेश द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। अवंती महाजनपद ने वत्स पर आक्रमण कर कौशांबी पर अधिकार कर लिया। यही नहीं, इस समय राजा प्रद्योत इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं मगध उन्हें अपने लिए खतरा समझने लगा था। और ऐसी स्थिति तब थी जबकि स्वयं महाकच्छायन ने प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यही नहीं, अभय कुमार, इसी दासी, इसी दत्त, धम्मपाल, सोना आदि ख्याति प्राप्त बौद्ध भिक्षु अवंती के ही निवासी थे। बुद्ध के समय में अनेक गणाधीन शासन सतत विस्तारित होते एक तंत्रात्मक साम्राज्यों में विलीन होते चले गए। मित्रों, समग्र दृष्टि से विषय को मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। विषय के अंतर्गत आए अनेक उपविषयों पर विस्तार से मैंने पहले भी अनेक कार्यक्रम किए हैं, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। हमें यह देखना समझना होगा कि महात्मा बुद्ध का समय कैसा था और कितनी विकट परिस्थिति में वे अपने सिद्धांतों के साथ अडिग रहे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।